क्लास 12 मैं उमंग शर्मा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे आपकी बिजनेस स्टडीज़ का अध्याय 9। ये जो व्यवसायिक वित्त है, मतलब जो चैप्टर का नाम है, हम ये चैप्टर हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी वाले बच्चों की मतलब हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी कंप्लेन कर रहे थे इस चीज़ को लेके कि मैम या दीदी जो बोलते हैं बच्चे कि आपने इंग्लिश मीडियम के तो काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हुए, बट हिंदी मीडियम का कंटेंट कहीं भी नहीं मिल रहा है। मैं समझ सकती हूँ। तो अभी लास्ट 2-3 वीडियोस आपको हिंदी में मिले हैं, तो और आपका मतलब मुझे पता चला कि जिस तरीके से आप लोगों ने उन वीडियोस को आप देख रहे हो, मतलब इतने व्यूज़ के हिसाब से मुझे पता चल रहा है कि आप लोगों को इन वीडियोस की सीरियसली बहुत ज़रूरत थी। तो आई एम सो सॉरी कि इतने दिन से आपको ये वीडियोस नहीं मिल पाया, बट डोंट वरी, टर्म 2 का पूरा सिलेबस आपको, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप हिंदी मीडियम में आपको मिल जाएगा। तो डोंट वरी, आज हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, जो स्क्रीन पे आपको अभी शो हो रहा है ये एनसीईआरटी की बुक है। मैं आपको पूरी बुक से कुछ भी नहीं पढ़ाने वाली हूँ। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस ली हुई हैं जो कि आपके टर्म 2 में जो जहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है, तो हम केवल उनको पढ़ेंगे। जिन बच्चों के पास बुक है बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वीडियो को सेव करके रख लेना, उनमें से नोट्स बना लीजिए पॉज करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाइन्स नहीं है तो आप वो कर सकते हो, ठीक है। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका जो पहला क्वेश्चन जो है ना, वो यहाँ से बनकर आ रहा है। एक सेकेंड। हाँ, पहला जो टर्म 2 के सिलेबस में दिया हुआ है वो है वित्तीय प्रबंध क्या होता है। आपको पता होना चाहिए। देखो, वित्तीय प्रबंध क्या होता है, जो मैंने यहाँ पे लाइन अंडरलाइन की हुई है, हम सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। वित्तीय प्रबंध का संबंध इसकी इष्टतम उपलब्धता तथा वित्त के प्रयोग से है। वित्त के विभिन्न उपलब्ध स्रोतों की पहचान की जाती है तथा उनके ऊपर आने वाले व्यय की तुलना की जाती है तथा संबंधित जोखिमों को भी ध्यान में रखा जाता है। वित्तीय प्रबंध क्या होता है, जब आप किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हो, जब आप किसी भी व्यवसाय को शुरू करते हो, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपको होती है वित्त की, मतलब पैसे की, मनी की, है ना। तो आप क्या करते हो, उसके लिए आपको क्या क्या पहचान करनी होती है। सबसे पहले जो आपके मतलब अभी सोसाइटी में जो सबसे अच्छा बिजनेस चल रहा होता है, आप पहले वो चूज़ करते हो, या जिसमें आपका इंटरेस्ट होता है आप वो चूज़ करते हो। उसके बाद में आप देखते हो कि उस बिजनेस में कितना पैसा चाहिए उसको शुरू करने के लिए। दूसरी चीज़, थर्ड चीज़ आप देखते हो क्या, जोखिम, कि कितना जोखिम है ना। उसके बाद में ठीक उसी प्रकार जो वित्त उपलब्ध हुआ है तथा उसको विनियोग इस प्रकार किया जाता है कि उससे होने वाली आय उसकी लागत से अधिक हो। फिर आप क्या करते हो, आप जो वित्त होता है, मतलब जो पैसा होता है, आप उसे अरेंज करते हो कि आपके पास तो इतना पैसा एक इंडिविजुअल आदमी के पास नहीं हो सकता। तो आप पहले आप पैसा अरेंज करते हो। जब वो अरेंज हो जाता है, उसके बाद आप क्या देखते हो कि आप उसे किसी ऐसी जगह में इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपने जितना पैसा लगाया है उससे ज़्यादा आपको उसका प्रॉफिट हो, या आपको उससे ज़्यादा उसका रिटर्न मिले, ठीक है। यहाँ पे दूसरे शब्दों में, जिस लागत पर वित्त व्यवस्था की गई है उनसे होने वाली आय लागत से अधिक होनी चाहिए, ठीक है। जो आपने लागत लगाई है, मान लीजिए आपने 10,000 रुपये लगाया है, मैं एक जस्ट छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपकी जो लागत है वो आपकी आय से कम होनी चाहिए या फिर आय लागत से ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब मेन बात यह है, आपको प्रॉफिट तब होगा जब आपने लगाया जितना है, 10,000 लगाया तो आपको उसको 12 या 15,000 मिले, तो ही आपको प्रॉफिट होगा। इसका उद्देश्य मैं पढ़ कहाँ रही हूँ ये तो आपको समझ आ ही रहा होगा क्योंकि अंडरलाइन किया हुआ है। इसके उद्देश्य आवश्यकता के समय पर्याप्त कोषों को उपलब्ध कराने का विश्वास दिलाना भी होता है। मतलब एक जो हम वित्तीय प्रबंध करते हैं, जो हम मैनेजमेंट करते हैं, उसका एक उद्देश्य क्या होता है, आवश्यकता के समय पर्याप्त कोषों को उपलब्ध कराना। ये क्या होता है, हर बिजनेस में जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, जब बिजनेस शुरू करते हो, या कितना भी बड़ा बिजनेस छोटा बिजनेस हो, हम थोड़ा सा ना एक रिजर्व करके रखते हैं। कोष को इंग्लिश में रिजर्व कहा जाता है। कुछ वर्ड्स आप लोग बच्चों इंग्लिश में भी समझना, क्योंकि मतलब हिंदी तो बहुत टफ सब्जेक्ट होता है ना। तो हम कुछ कोष बनाते हैं, रिजर्व बनाते हैं, किस लिए, ताकि जब भी हमें ज़रूरत होगी हम उस कोष का प्रयोग
कर सकें। अनावश्यक वित्त से बचाकर रखना होता है। वित्तीय प्रबंध का अर्थ आवश्यकता अनुसार वित्त में समुचित व्यवस्था करना है। मुझे लगता है आपको वित्तीय प्रबंध का मतलब समझ में आ गया होगा कि इसका बेसिक सच मतलब क्या है। इसका बेसिक मतलब ये है कि जब भी हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें पैसे की ज़रूरत होती है। पैसे की ज़रूरत होती है तो हम पैसा अरेंज करते हैं। जब हम पैसा अरेंज करते हैं तो हम देखते हैं कि उसे ऐसी जगह पर लगाएं कि जितनी हमारी लागत हुई है हमको जो उसके रिटर्न मिले वो उससे ज़्यादा मिले। अब इसका एक उद्देश्य ये भी होता है कि हम ऐसे मैनेज करके चलें, एक रिजर्व बनाएं ताकि जब भी हमें ज़रूरत हो तब हम उस कोष को मतलब उस वित्त का प्रयोग कर सकें। ठीक है, इसके बाद में आ जाते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट बच्चों इसके उद्देश्य, आपको वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य बताने होंगे। वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य अंशधारियों की धन संपदा में अधिकतम वृद्धि करना होता है। अंशधारी कौन होते हैं? जो कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं, उनके धन को बढ़ाना है। उनके धन को बढ़ाने से क्या मतलब है? यहाँ पे उनको अधिक से अधिक लाभ कराना, इसका एक मेन उद्देश्य होता है। आगे उद्देश्य पढ़ते हैं। देखो सॉरी, मुझे ना बहुत खांसी हो रही है तो इसलिए बार बार गला खराब हो रहा है। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य कंपनी के क्षमता अंशों के वर्तमान मूल्य को अधिकतम ऊंचाई तक ले जाना है। वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है? जो अंश हैं, कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको अधिकतम ऊंचाइयों से ले जाना है। क्योंकि जब आप कंपनी के शेयर्स को ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, ऊंचाइयों पर लेकर जाना मतलब जब कंपनी के शेयर्स लोग खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, है ना, तभी तो कंपनी को प्रॉफिट होगा, अदरवाइज कंपनी को भी प्रॉफिट नहीं होगा। आगे अंशधारियों के धन को अधिकतम बढ़ाना है। अतः जब किसी नई मशीन में विनियोग का निर्णय लिया जाता है तो उसका उद्देश्य लागत से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है जिससे कि मूल्यों में वृद्धि हो सके। इसी तरह वित्त उपार्जन होता है तो उद्देश्य लागत को कम करना होता है। देखो आप एक बात को समझ लीजिए कि जब भी हम, जैसे कोई किसी की एक कंपनी है, कंपनी में किसी मशीनरी की ज़रूरत है और वो मशीनरी मान लीजिए 10 लाख रुपए की आ रही है, तो अगर कोई कंपनी उस मशीन में 10 लाख रुपए लगा रही है ना, तो उसका उद्देश्य क्या है? वहाँ से कम नहीं तो उससे 100 गुना ज़्यादा उससे प्रॉफिट कमाना है। अगर वो 10 लाख रुपए की मशीनरी मान लीजिए जब तक 80 लाख 90 लाख या 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट नहीं करा के दे रही है तब तक इस मशीन को खरीदना बेकार है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि जब प्रॉफिट की बात होती है हम उसे बढ़ाने का सोचते हैं, और जब नुकसान की बात होती है तो हम उसे घटाने का सोचते हैं। इसलिए कहा यहाँ पे बोल रहे हैं। और जब भी प्रोडक्शन की बात आती है, जब भी हम किसी चीज़ को प्रोड्यूस करते हैं, जब भी हम किसी चीज़ को बना रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश क्या होती है कि उसकी कॉस्ट जो है वो कम हो। अगर मेरी किसी चीज़ की कॉस्ट कम आएगी तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? उसे मार्केट में जो और लोग प्रोडक्ट दे रहे हैं उससे कम दामों पे बेच सकती हूँ, और कम दाम पर बेचकर भी मुझे उससे फ़ायदा ही होने वाला है। क्योंकि मेरी चीज़ की कॉस्ट कितनी आ रही है? मान लीजिए 2 रुपये, तो मैं उसे अगर मार्केट में 4 रुपये या 5 रुपये के हिसाब से भी बेच रही हूँ तो भी मुझे प्रॉफिट हो रहा है। बट सामने वाले की कॉस्टिंग ही अगर 2.75 आ रहा है तो वो उसे 3 रुपये में नहीं बेचेगा। समझ रहे हैं आप? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से बन जाता है कि आपको उद्देश्य पूछे जा सकते हैं और वित्तीय प्रबंध क्या होता है, वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य क्या होते हैं, यहाँ तक आप लिख देंगे। उसके बाद में आ जाता है वित्तीय निर्णय। वित्तीय निर्णय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इसे सॉरी बच्चों, वित्तीय निर्णय क्या होता है? वित्तीय निर्णय सर्वोत्तम वित्तीय विकल्प का अथवा सर्वोत्तम विनियोग विकल्प है। वित्तीय निर्णय लेने का अर्थ 3 विस्तृत निर्णयों से है। वित्तीय निर्णय क्या होता है? जब भी आप फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस लेते हो, फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजंस कैसे हो सकते हैं? कहाँ से पैसा अरेंज करना है, कहाँ पर पैसा लगाना है, इस तरीके के जब भी आप डिसीजंस लेते हो तो वो क्या है, उनमें 3 कैटेगरीज सबसे ज़्यादा उसको प्रभावित करती हैं। कौन कौन सी हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, पहला यहाँ पे आपको दिया गया है निवेश संबंधी निर्णय। निवेश क्या होता है आप सब बच्चे जानते होंगे। ठीक है, एक फर्म बच्चों मैं वापस प्लीज़ रिपीट कर रही हूँ, आप सिर्फ उन लाइन्स को देखिएगा जो लाइन यहाँ पे अंडरलाइन की हुई हैं। ठीक है,
क्या है, एक फर्म को इस बात का चुनाव करना होता है कि इन साधनों को कहाँ पर विनियोग किया जाए ताकि वे अपने निवेश को अधिकतम लाभ उपार्जित कर सकें। सबसे पहला निर्णय हमें ये लेना होता है कि पैसा तो है हमारे पास में, फर्म के पास पैसा तो है, वित्त तो है, लेकिन उसे देखना क्या है कि वो अपने पैसे को कहाँ पर निवेश करे जहाँ पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। अब आपके पास सबकी इंडिविजुअल चॉइस हो सकती है। मान लीजिए मेरे पास में आज मुझे पॉकेट मनी मिली 1000, मेरा बर्थडे है, मुझे पॉकेट मनी मेरे पेरेंट्स ने दिया है, ठीक है तुम 1000 रुपये ले लो और इसको अपनी मर्जी से इसको खर्च करो। तो सबकी अलग चॉइस हो सकती है। मैं चाहती हूँ मेरे को 1000 रुपये में एक ड्रेस पसंद आ रही है, मैं ड्रेस ले लूँगी। वहाँ पे हो सकता है आप में से किसी का क्या माने, नहीं यार मैं तो अपने बर्थडे की पार्टी दे देती हूँ या दे देता हूँ, है ना। वहीं पर कोई थर्ड पर्सन है, वो क्या बोलेंगे, नहीं यार मैं इसे सेव करके रख लेता हूँ। कोई और है किसी और चीज़ में खर्चा करना चाहता है। तो हमें सबसे पहला डिसीजन क्या लेना होता है कि हमें कहाँ पर निवेश करना है। ओके, इसके बाद में आगे क्या दिया हुआ है, निवेश निर्णय का संबंध उस बात से होता है कि फर्म के कोषों को विभिन्न प्रकार की संपत्तियों में कैसे विनियोजित किया जाए। एक फर्म में कितनी तरीके से मशीनरीज भी आ रही हैं, स्टेशनरी भी आ रहा है, और आपको केबिन्स भी बनवाने हैं, आपको फर्नीचर भी खरीदना है। फर्नीचर में बहुत सारी वैरायटीज़ हो सकती हैं। आपको सीसीटीवी कैमरा लेना है, आपको सोफ़ा सेट लेना है, आपको अपनी फर्म में मतलब जो लोग आते हैं, ऑफिस है मान लीजिए, तो क्रॉकरी खरीदनी है। अब डिपेंड्स कि आप कहाँ पर कितना, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्चा कर रहे हो, ठीक है, कहाँ आपको ज़्यादा ज़रूरत लग रही है, कहाँ आपको कम ज़रूरत लग रही है। तो वो सब चीज़ें निवेश का संबंधी निर्णय ये होता है। मुझे लगता है ये कोई टफ नहीं है, आप इसे आराम से कर सकते हो। इसके बाद में हाँ एक सेकेंड, हाँ जी यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, निवेश निर्णय दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन हो सकता है। निवेश का निर्णय सबका अलग अलग हो सकता है। कोई चाहता है कि निवेश निर्णय दीर्घकालीन हो, कोई हो सकता है कि निवेशकालीन अल्पकालीन हो, मतलब लंबे टाइम के लिए कोई इन्वेस्ट कर सकता है। मशीनरी में अगर आपने इन्वेस्ट किया तो वो दीर्घकालीन हो गया, और किसी ने अगर मतलब और किसी चीज़ में आपको पता ही है कि कम समय के लिए जहाँ इन्वेस्ट किया जाता है उसको अल्पकालीन बोलते हैं। दीर्घकालीन निवेश निर्णय को पूंजी बजटिंग निर्णय के नाम से भी जाना जाता है। जो दीर्घकालीन होते हैं, जहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, बजटिंग निर्णय, ठीक है। वर्तमान में प्रचलित मशीन के स्थान पर एक नई मशीन में निवेश करना या एक नई संपत्ति का अधिग्रहण करना, जो कोई नई शाखा खोलना आदि इसके उदाहरण हैं। देखो मैं आपको ये वाला समझा देती हूँ, काफ़ी इम्पोर्टेंट सी एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इसमें। आप भी ये एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल आप लिख के आ जाना पेपर में। क्या है कि जैसे आज मान लीजिए किसी का कहीं पर कोई मशीनरी लगी हुई है, किसी भी चीज़ की मशीनरी हो सकती है, उसमें क्या है कि अभी वो चल रहा है, लेकिन मान लीजिए कि जैसे मैं हूँ और मुझे मार्केट की थोड़ी जानकारी है, मुझे नॉलेज है मार्केट की, और मुझे पता चला कि बहुत जल्दी ये वाली जो अभी टेक्नोलॉजी चल रही है या जिस तरीके का प्रोडक्ट अभी मार्केट में बन रहा है, बहुत जल्दी नया प्रोडक्ट मार्केट में आने वाला है। तो मैं क्या, अगर मैं उसके अकॉर्डिंग कोई मशीनरी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, वो मशीनरी आ रही है 10 लाख रुपए की या 20 लाख रुपए की, ठीक है, तो मैं उस मशीनरी में इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो वो क्या है, वो खर्चा नहीं है, वो क्या है, वो मेरी एक निवेश है, मेरा एक इन्वेस्टमेंट है। क्योंकि मुझे पता है कि आज मैंने वो अगर खरीद लिया तो मुझे, क्योंकि अभी वो मार्केट में बाकी किसी के पास नहीं है, है ना। जब मैं नया प्रोडक्ट निकालूंगी, अगर मैंने आज 20 लाख की मशीन खरीदी और अगर वो मुझे 100 करोड़ का या 200 करोड़ का फ़ायदा करके दे रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है ना। दूसरी चीज़, वहीं पर ही किसी भी व्यापार के लिए ऐसे निर्णय बड़े विकराल होते हैं, क्योंकि ये दीर्घकालीन में फर्म को लाभदायक क्षमता को प्रभावित करते हैं। ये ऐसे निर्णय लेना थोड़ा सा टफ होता है। उसका रीज़न ये है कि क्योंकि अभी वो प्रोडक्ट मार्केट में आया नहीं है, आपको नहीं पता कि उसका कैसा मतलब पब्लिक उसे पसंद करेगी, एक्सेप्ट करेगी, नहीं करेगी। तो इसके लिए क्या है, ये निर्णय लेना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन अगर आप सही निर्णय लेते हो तो फर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है, ठीक है। यहाँ से तो वित्तीय निर्णय में पहला क्या हो गया, निवेश संबंधी निर्णय। आगे बढ़ते हैं। हाँ, दूसरा है
वित्तीयन संबंधी निर्णय। वित्तीयन संबंधी निर्णय क्या होता है? देखो, यह निर्णय दीर्घकालीन स्रोतों से धन प्राप्त करके वित्त की प्रभामा के विषय में लिया जाता है। मतलब दीर्घकालीन स्रोतों से धन प्राप्त करके आपने कहीं मतलब दीर्घकालीन समय के लिए कोई इन्वेस्टमेंट किया, वहाँ से आपने आपको जो भी इनकम हुई, उस इनकम को के विषय में जो होता है उसको हम बोलते हैं वित्तीय संबंधी निर्णय। आगे डिटेल में पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत विभिन्न उपलब्ध स्रोतों की पहचान की जाती है। मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, मुझे अगर कहीं इन्वेस्ट करना है तो मार्केट में जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी विकल्प मिल रहे हैं, उन सबको पहले देखा जाता है, उन सब की पहचान की जाती है। कोषों को जुटाने के प्रमुख स्रोत जो एक कंपनी द्वारा अपनाए जाते हैं, अंशधारी कोष तथा उभारी निधियां मुख्य हैं। अंशधारी कोष से तात्पर्य समता पूंजी तथा प्रतिधारी उपार्जन से होता है। अंशधारी कोष क्या होते हैं? जैसे जो समता अंश होते हैं ना, जो कंपनी के जैसे कोई कंपनी जब अपने शेयर्स निकालती है तो उसमें आप जो शेयर्स लेते हो उनमें अगर आप कंपनी के मतलब एक तो शेयर्स होते हैं और एक प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, जिनमें क्या होता है कि आप कंपनी के मालिक बनते हैं, या फिर वो जो मैंने आपको बताया था कि आप कंपनी में मालिक नहीं बनते हो, आपको सिर्फ कुछ प्रॉफिट लेने का अधिकार होता है, उसके बारे में बात है। निधियों के अनुपात में विषय में कंपनी को स्वयं निर्धारित करना होता है कि समता पूंजी निधि तथा उभारी निधि में किस अनुपात में रखी जाएगी। कुछ कंपनी जब भी इन्वेस्ट मतलब अब उसके पास पैसा तो आ गया, आपने क्या पहले ही देख लिया कि पैसा कहाँ से आया, वो हो गया। अब क्या है, अब कंपनी को कोष बनाने हैं, मतलब रिजर्व बनाने हैं। अगर मेरे पास में मैंने पैसा इकट्ठा कर लिया, अब मेरे पास में मान लीजिए 50 लाख रुपए हैं, तो अब मुझे ये देखना है कि मुझे कितना पैसा समता पूंजी में डालना है और कितना पैसा मुझे उभारी निधियों में डालना है। हो सकता है कि कोई कंपनी 50 लाख में से 20 लाख रुपए समता पूंजी में डालना चाहे और कोई 30 उभारी निधियों में डालना चाहे, और कोई हो सकता है कि 25-25 डालना चाहे, कोई 30, मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रही हूँ। तो ये डिपेंड करता है कंपनी कि वो किस तरीके से अपनी कोषों को बनाना चाहती है। कोष आप जानते हैं, रिजर्व की बात हो रही है। मैं बार बार हिंदी में भी इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें पेपर में हिंदी वाला वर्ड याद नहीं आता है ना। अपने स्वयं के आधारभूत लक्षणों पर निर्भर करता है। वही हर कंपनी की अलग मतलब हर कंपनी अलग टाइप का प्रोडक्ट बना रही है, हर कंपनी की अलग ज़रूरत है, तो वो अपने हिसाब से उनको निर्णय लेना होता है। उभारी निधियों पर कंपनी को पूर्व निश्चित दर से ब्याज निश्चित रूप से ही देना होता है, चाहे कंपनी को लाभ हुआ हो या न हुआ हो। ये मैंने अभी आपको बताया था कि उभारी निधियाँ क्या होती हैं। जिन लोगों ने आपकी कंपनी में उभारी निधियों में इन्वेस्ट किया है, आपको चाहे प्रॉफिट हो चाहे ना हो, आपको उनको उतना % देना ही होता है। उसी प्रकार उभारी निधियों का पूर्व भुगतान भी एक निश्चित समय के उपरांत करना ही पड़ता है। वही भुगतान न करने की चूक को वित्तीय जोखिम कहा जाता है। अगर आप मतलब भुगतान नहीं कर पाते हो तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वित्तीय जोखिम। एक कंपनी को वित्तीय निर्णय लेने में विवेक सम्मत होना चाहिए ताकि ऋण और तथा समता का अनुपात उचित हो सके। बिल्कुल। कोई भी कंपनी जब इस बात का निर्णय ले कि उसको कितना रिजर्व में डालना है, कितना उसको मतलब जो भी निर्णय लेने हैं वित्तीय से संबंधित कि कहाँ पे मुझे कितने कोष में डालना है, कितना मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है, वो सारा निर्णय आप में बहुत ही ज़्यादा विवेक संगत होना चाहिए। आपको पता, मार्केट की पूरी जानकारी होनी चाहिए। कब आपको पता है कि जब आपने इन्वेस्ट किया और आपको पता है आपने किसी दीर्घकालीन मतलब जो लंबे समय के लिए जहाँ इन्वेस्ट होते हैं आपने वहाँ इन्वेस्ट कर दिया और
अगले ही उसी के कुछ टाइम बाद आपको किसी ऐसी जगह पर इन्वेस्ट में, आपको पता है कि यहाँ से हैवी प्रॉफिट होने वाला है, लेकिन आज अब आपके पास पैसे ही नहीं है क्योंकि आप एक 10 साल बाद वाले प्लान में पैसा लगा चुके हो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो आपकी प्लानिंग है वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। प्रत्येक प्रकार के वित्त की लागत का अनुमान लगाया जाता है। कुछ स्रोत दूसरों की अपेक्षा सस्ते हो सकते हैं, अर्थात ऋण सबसे सस्ता स्रोत माना जाता है। ब्याज पर कर की कटौती और इसे अधिक सस्ता माना जाता है। मतलब वित्त की लागत का अनुमान लगाया जाता है कि आपकी जो वित्त है उसकी लागत कितनी है। मतलब आप हर जगह लागत का अनुमान तो लगाओगे ना, आपने लगाया कितना है और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, तो उसके हिसाब से सारी चीज़ों को देखा जाता है। ठीक है, उसके बाद में हाँ, इसके बाद में अगला टॉपिक जो आ जाता है वो है वित्तीय नियोजन। कोई बात नहीं, आपकी 20 मिनट्स की वीडियो हो गई है, कोई बात नहीं बच्चों, एक वीडियो में पूरा चैप्टर ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो मुश्किल से 5-7 मिनट का एक लास्ट टॉपिक और रह गया, फिर इसके बाद में इस चैप्टर में एक लास्ट टॉपिक रह जाएगा, काफ़ी बड़ा टॉपिक है, वो हम बाद में करेंगे। क्या है एक बार देखते हैं जल्दी से, क्या है वित्तीय नियोजन। ठीक है, वित्तीय नियोजन टर्म 2 में आने के लिए मुझे वैसे तो पूरा चैप्टर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट लगता है, बट ये मुझे और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। क्या है वित्तीय नियोजन का उद्देश्य उचित समय पर पर्याप्त निधि सुलभ कराने से होता है। मतलब आपको सही समय पर नियोजन उपलब्ध, मतलब वित्त को उपलब्ध कराना। मतलब बात यह है कि जो आपका फाइनेंस है, वित्त का मतलब है फाइनेंस, फाइनेंस को प्लान कैसे करना है ये इसमें बात है। ठीक है, तो यदि पर्याप्त मात्रा में निधि उपलब्ध नहीं होती तो फर्म अपने वायदों को पूरा नहीं कर पाएगी। आपने 10 साल के लिए लोन लिया है और 10 साल बाद आपने जो सोचा था वो नहीं हुआ। आज आपके पास, आज 10 साल हो चुके हैं और आपके पास उतना पैसा ही नहीं है जितना आपको लोगों को रिटर्न करना है। तो आप लोगों को जो दिए हुए प्रोमिसेस हैं उनको पूरा नहीं कर पाएंगे तथा व्यवसाय को व्यवस्थित विधि से चला भी नहीं पाएंगे। दूसरी ओर यदि निधि की मात्रा आवश्यकता से अधिक होती है तो अनावश्यक रूप से लागत में वृद्धि होती है। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ आपको, बहुत बार क्या होता है कि जब आपने कहीं पर इन्वेस्ट किया, मतलब आपने रिजर्व्स बनाए और इसकी भी एक प्लानिंग होती है। जो आपने प्लान किया, मान लीजिए आपने प्लान किया 20 लाख रुपए का आपको रिजर्व बनाना है, तो न तो आपको कम बनाना है, क्योंकि अगर आपने कम बनाया तो क्या है, आप लोगों के पेमेंट्स नहीं कर पाओगे, ना ही आपको ज़्यादा बनाना है। ऐसा नहीं है कि 20 लाख आपको प्रॉफिट हुआ ज़्यादा तो आपने 40 लाख का या 50 लाख का बना दिया। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं बनाना है। क्यों? इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि अनावश्यकता जो है, अनावश्यक रूप से लागत में वृद्धि होती है। क्योंकि जब आपके पास पैसा ज़्यादा होता है तो आप लागत में पैसा ज़्यादा लगा देते हो। आप समझ रहे हैं? मतलब एक छोटा एग्जाम्पल अगर छोटे उस पे लो तो आप सोचो, जो वही बर्थडे वाला एग्जाम्पल है, अभी आपके पास 1000 रुपये मिले, पेरेंट्स ने 1000 रुपये दिए, आप 1000 रुपये में सेटिस्फाइड हो, ठीक है मेरा ड्रेस भी आ जाएगा, ओके मुझे इसमें केक लेना है या वट जो भी आपके प्लानिंग्स हैं। बट वहीं पर क्या हुआ, आपके आप मतलब पापा ने अलग दे दिया, मम्मी ने अलग दे दिया, भाई ने अलग दे दिया, तो आपके पास ज़्यादा पैसा हो गया, तो आपका पैसा भी ज़्यादा खर्च होता है। तो वही बोल रहे हैं कि ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा कम होना चाहिए। वित्तीय प्रबंधन का उद्देश्य सर्वोत्तम निवेश का चुनाव करना तथा वित्तीय विकल्पों पर उनसे मिलने वाले लाभों तथा उन पर आने वाली लागत को फोकस करना है। देखो, वित्तीय प्रबंध का मेन उद्देश्य क्या होता है, आपको मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। जैसे मतलब अगर आपको कोई ड्रेस खरीदनी है तो आपके पास बहुत सारा है, आपके पास में मतलब कम से कम नहीं तो आज के टाइम पे 15, 20, 25 से ज़्यादा आपको ब्रांड्स मिल जाएंगे। अब ये आपको देखना है कि आपको कौन सी ब्रांड से ड्रेस खरीदना है। तो वही वो बोल रहे हैं कि इतने सारे विकल्पों में से आपको जो आपके लिए जो सबसे बेस्ट विकल्प है, आपकी पॉकेट जो अलाउ कर रही है, आपकी चॉइस जो है, आपका टेस्ट जो बोल रहा है, उसको देखते हुए आपको जो सबसे बेस्ट है आपको वो चूज़ करना है। ये काम किसका होता है? ये काम होता है वित्तीय नियोजन का, क्योंकि जब आप सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ करते हो तो वो बहुत ही परफेक्टली प्लान होती हैं। इसके बाद में
वित्तीय नियोजन प्रक्रिया का प्रयत्न उन मदों की भविष्यवाणी करना होता है जिनमें परिवर्तन होने की संभावना होती है। अच्छा, ये वित्तीय नियोजन आप क्यों कर रहे हो? वैसे आप प्लानिंग पढ़ चुके हो कि प्लानिंग हमेशा फ्यूचर के लिए होती है। ऐसे ही सेम चीज़ जब आप फाइनेंस की प्लानिंग कर रहे हो तो वो भी आप किसके लिए कर रहे हो? भविष्य के लिए कर रहे हो, फ्यूचर के लिए, कि इन केस अगर फ्यूचर में सर्कमस्टेंसेस वैसे नहीं रहते जैसा आपने सोचा था तो आप क्या करोगे? मतलब उन चेंजेस के लिए आप बिल्कुल तैयार रहोगे। प्रबंध की निधि की मात्रा तथा आवश्यकता का समय ज्ञात करने की सहायता होती है। यह आधिक्य और संभावित कमी के विषय में भी बताता है। मतलब वही, ना आपको बहुत ज़्यादा मतलब वो करना है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा कम करना है। उन आवश्यकताओं का सामना करने से के लिए पहले से ही तैयार होते हैं। जो भी चेंजेस आने वाले हैं आप उनके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहते हो, अगर आप वित्तीय नियोजन यानी फाइनेंस को मैनेज करके चलते हो तो। इसके बाद में ये लास्ट हाँ जी, दूसरी ओर वित्तीय नियोजन का उद्देश्य आवश्यकताओं पर फोकस करते हुए सुगम संचालन हेतु वित्तीय निर्णयों के मतानुसार उनकी उपलब्धता को ध्यान रखना है। वित्तीय नियोजन प्रक्रिया का प्रयत्न उन मदों की भविष्यवाणी करना होता है जिनमें परिवर्तन होने की संभावना है। आज मुझे पता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने उसमें इन्वेस्ट किया है। आप कोई भी बिजनेस कभी भी ये सोच के नहीं किया जाता कि मुझे ये बिजनेस 1 महीने, 6 महीने या 1 साल चलाना है। हमेशा उसको मतलब वो आप उसको सोचते हो कि मैं इसे फ्यूचर तक लेकर जाऊंगा, मेरी नेक्स्ट जनरेशन उस बिज़नेस को करेगी। तो वही बोल रहे हैं कि भविष्य में जो होने वाले चेंजेस हैं उनको मतलब जो या होने की संभावना है उनके बारे में जानकारी देना वित्तीय नियोजन का काम होता है। इससे प्रबंध में निधि की मात्रा तथा आवश्यकता का समय ज्ञात करने की आवश्यकता होती है। आधिक्य तथा संभावित कमी के विषय में भी बतलाता है। वही सेम चीज़ 2 बार लिख दिया। आगे यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, एक बार इनको देख लो। निधियों की आवश्यकता उनकी उपलब्धता का आश्वासन देना है। इनका तात्पर्य निधियों का विभिन्न उद्देश्यों की आवश्यकता अनुसार अनुमान लगाना है, जैसे दीर्घकालीन संपत्तियों का क्रय करने के लिए, व्यवसाय की दैनिक आवश्यकताओं की संपूर्ति करने के लिए आदि। आपको निधियों की आवश्यकता उनकी उपलब्धता का आश्वासन देने से मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, किसी बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हो, तो ये अनुमान लगाना कि आपको मतलब कौन सी हम ऐसी चीज़ खरीदें, किस हम दीर्घकालीन में ऐसा इन्वेस्ट करें कि हमें कितना इन्वेस्ट, जैसे आज किसी की मान लीजिए 1 महीने की इनकम किसी कंपनी की फॉर एग्जांपल 50 लाख रुपए है, तो उसको देखना है कि मेरा डेली के जो मेरे खर्चे हैं वो कितने निकल कर आ रहे हैं और कितना पैसा मुझे फ्यूचर में इन्वेस्ट करना है। एक उद्देश्य तो इसका ये हो गया। दूसरा उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य समझ में आ गया ना आपको। दूसरा उद्देश्य है यह देखना कि फर्म संसाधनों में अनावश्यक रूप से वृद्धि नहीं कर रही है। मतलब देखो, बहुत बार क्या मैंने आपको बताया, आपको मशीनरी लेनी थी, एक बिजनेस चल रहा है आपका बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया, आपने मशीनरी ले ली 2, ठीक है, लेकिन आपके पास में दूसरी मशीनरी की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक मशीनरी आपका इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है या वो पूरा काम कर रही है जो कि आपकी 2 या 3 मशीनरीज करेंगी। तो ऐसे कोई अनावश्यक रूप से इस तरीके की कोई मतलब इस तरीके का कोई संसाधन में आपको इन्वेस्ट नहीं करना है। तो वही यही बताया जा रहा है कि धन अधिक की मात्रा में हो सकता है, धन तो आपके पास ज़्यादा हो सकता है, अच्छी वित्तीय योजना इसको अच्छे से अच्छे उपयोग में लगा सकती है ताकि वित्तीय संसाधनों को बिना उपयोग न छोड़ा जाए तथा अनावश्यक रूप से लागत में न जोड़ा जाए। आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आप उसे बजाय कि एक अननेसेसरी उल्टी सीधी अनावश्यक कोई चीज़ खरीदने के, आप ऐसी चीज़ खरीदो जो कि आपके फ्यूचर में काम आए। ठीक है, चलिए, ये यहाँ पे आपका एक पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच। मैं एक चीज़ बता देती हूँ, इस चैप्टर में एक टॉपिक रह गया है आपका, पूंजी संरचना,
वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच बच्चों। वीडियो पसंद आते तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करो, मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको इस तरीके के और वीडियोस चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि हिंदी मीडियम की स्ट्रेंथ अभी काफ़ी कम है। और प्लीज़ जो आपके हिंदी मीडियम वाले जितने भी दोस्त हैं ना, उन तक ये वीडियो प्लीज़ शेयर करने में हेल्प करिए, क्योंकि उनको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है ना। आप भी जानते हैं इंग्लिश मीडियम का बहुत सारा कंटेंट है, बट हिंदी मीडियम का कंटेंट अवेलेबल नहीं है। तो प्लीज़ आप उनकी भी हेल्प करिए, उनको भी अच्छा लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच बच्चों, ऑल द बेस्ट।